नमस्कार आप सबको। मेरा मेरा नाम है दीपक रमोला और मैं एक शिक्षक हूँ, लेखक हूँ और गीतकार हूँ। बहुत अलग-अलग श्रेणियों में काम करता हूँ, बहुत रुचि रखता हूँ, शब्दों से बहुत प्यार करता हूँ। तो आज आप सबके बीच कलम रायपुर के इस एडिशन में जुड़कर बहुत-बहुत खुशी मिल रही है। कुछ देर पहले हम बिलासपुर में बात कर रहे थे और देखिए कितना सुखद समय है कि आज के दौर में आप अपने घर में बैठे-बैठे लॉकडाउन के बावजूद जो है साहित्य का मजा ले सकते हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हम सबको जोड़ने के लिए और इस कोरोना काल में भी एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा पुल निर्मित करने के लिए जिसके तहत हम कहीं ना कहीं बीचों बीच आकर मिल सकते हैं और एक दूसरे का हालचाल जान सकते हैं। कविता का माध्यम अपनाकर, रास्ता लेकर हम एक दूसरे की खैर खबर पूछ सकते हैं या दूसरे को एक ढांढस बंधा सकते हैं। मेरा काव्य सफर जो है वो शुरू तो स्कूल में हुआ, पर आज इस फेसबुक लाइव के ज़रिए मैं आपसे बाँटना चाहूँगा अपने जीवन के विभिन्न पहलू जिससे कविता प्रेरित होती है, कविता जिसमें रची जाती है, कविता जिसमें डुबोई और पिरोई जाती है। और मेरी जो काव्य की अ, परिस्थिति थी, वो कुछ इस प्रकार थी कि मैं बचपन से ही शब्दों से प्रेम करता था, बट हमेशा बंध जाता था इस सोच में कि कविता सिर्फ एक राइमिंग स्कीम होती है। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में जो है कविता को एक पनिशमेंट के रूप में निभाया जाता है। इससे मेरा मतलब ये है कि जब आप होमवर्क न करके लाएं तो टीचर आपसे कहे कि अब जो है आप एक की पूरी कविता याद करके सुनाइए, या फिर अगर आप ने कोई शरारत की है तो 3 कविताएं याद करके आइए। कहीं ना कहीं कविता से जुड़ा हुआ ये एक मानसिक पत्र जो है हमारे बचपन का, वो हमें बहुत ज्यादा निराश करता है या बहुत ज्यादा डराता है काम और अपने एहसास को कविता में बयान करने के लिए। तो आज के जो युग में बच्चे लिख रहे हैं, जो मेरे हम उम्र लिख रहे हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ क्योंकि अ, उन सब ने अपनी अपनी परिस्थिति, अपने अपने परिवेश और कविता से बांधी हुई मानसिक चेतना जो है उसको जगाने की कोशिश की है। तो मेरी ये किताब, इसका नाम है इतना तो मैं समझ गया हूँ और पहला काव्य संग्रह है। हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से मुझे इस काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे शब्दों में अपनी एक आत्म संवाद, अपना एक अपने लिए एक नसीहत पाई है। अ, आज के इस रीडिंग में मैं चाहूंगा कि आपके लिए कुछ पढूं, पर साथ ही साथ आप सबसे भी गुजारिश है कि आप बिल्कुल फ्री होकर जो भी सवाल पूछना चाहें कमेंट्स में लिखिए, मुझसे सवाल करिए और मैं बीच बीच में आपके सवाल लेता रहूंगा। एक युवा कवि की दृष्टि से अक्सर मैं कहता हूं कि कविता की पृष्ठभूमि, साहित्य की पृष्ठभूमि कैसी होती है, इस पर मैं नजर डालने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। तो आप सब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। पंकज जी हैं, बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और ये 45वीं कड़ी है कलम रायपुर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। मेरे लिए तो बहुत ये सौभाग्य का अवसर है कि आपकी 45वीं कड़ी, जो कि बहुत ज्यादा आज के दौर में कविता प्रेमियों के बीच किसी भी चीज का 45वां अध्याय पहुंचना ही अपने आप में एक जश्न का माहौल या एक जश्न की बात है। तो आप सबको मेरा नमस्ते। रागिनी जी जुड़ रही हैं, आप सब जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। कविता के बारे में कुछ चीजें मैं आपसे ये बयान करना चाहूंगा कि एक इंग्रेडिएंट जो है वो है भाषा का। आप किस भाषा में लिखते हैं वो सबसे जरूरी एक बात नजर आती है कविता की रचना में। दूसरा है किरदार, क्या थीम है, क्या विषय है, किसकी कल्पना करते हुए आप वो कविता लिख रहे हैं या वो बात कह रहे हैं या वो शेर या वो जो गद्य खंड है उसको लिख रहे हैं। तो ये दूसरी बहुत अहम बात है। और तीसरा है आवाज। और आवाज से मेरा सिर्फ मतलब कवि की आवाज से नहीं है, बल्कि
जो किरदार है उसकी आवाज से है। वो अपने लिए ये बात कह रहा है, वो किसी और के लिए ये बात कह रहा है, वो एक कहानी के रूप में, कहानी की आवाज में ये बात कह रहा है, या वो एक गजल की आवाज में ये बात कह रहा है। उस आवाज के लहजे में कहीं ना कहीं एक स्वाद छुपा होता है जो पाठक या श्रोताओं की जुबान और कान पर भी चढ़ता है। तो जब आप लिखें तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि आपके किरदार की जुबान जो है वो क्या है और क्यों है। आज के दौर में बहुत ज्यादा अलग अलग एक्सप्रेशंस, कविता के मीडियम्स आए हैं, जैसे कि स्पोकन वर्ड पोएट्री। मेरे बहुत सारे हम दोस्त, मैं खुद कई बार स्पोकन वर्ड पोएट्री परफॉर्म करता हूं। अब लोग कहते हैं स्पोकन वर्ड पोएट्री क्या है? स्पोकन वर्ड पोएट्री दरअसल वो कविता का रूप है जिसे सिर्फ कागज पर छपने नहीं दिया जाता, बल्कि कवि की जिम्मेदारी बनती है कि उसे याद करे और उसे खड़े होकर सुनाए। और वैसे तो मुझे लगता है कि एक नया आयाम नहीं है हमारे काव्य सम्मेलनों में, हमारे मुशायरों में, ये सदियों से होता आया है। पर नई पीढ़ी इसको एक नया नाम देती है जिसको कहती है स्पोकन वर्ड पोएट्री। वो पोएट्री जिसे आपकी जबान में खुलना कंपलसरी है। इस स्पोकन वर्ड पोएट्री के कुछ अंश या कुछ चाल ढाल इस तरीके से है कि ये जनरली लंबी होती हैं। आप एक ही लय में जो है इसे काफी समय तक पढ़ते हैं, तो लेंथ में लंबी होती हैं। कई जो है सामाजिक विषयों से जुड़ी होती हैं। सेक्सुअल अब्यूज हो गया, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स हो गई, रोमांस हो गया। तो कुछ थीम्स जो पॉपुलर थीम्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही सामाजिक विषयों पर एक नई नजर जो है स्पोकन वर्ड पोइट्री डालती है। वाणी प्रकाशन ने जब मेरा काव्य संग्रह छापा तो इसमें कई सारी ऐसी कविताएं हैं जिन्हें मैं स्पोकन वर्ड पोएट्री के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, अलग अलग जगह पढ़ता हूँ। आज आपके लिए भी पढ़ूंगा। और ये सबसे पहली नज्म जो है आप सबको सुना रहा हूं, जो मैंने टेड टॉक्स इंडिया पर शाहरुख खान जी के सामने और उनके साथ पढ़ी थी। कविता का नाम है उम्र के सारे। उम्र के सारे खेल खेल कर, बुरे भले सब दर्द झेल कर। उम्र के सारे खेल खेल कर, बुरे भले सब दर्द झेल कर, डूब डूब कर, उभर उभर कर, जीत जीत कर, हार हार कर। फुर्सत की दो घड़ियों में जब इस दिल ने सांस ली, जीवन की सच्चाई सारी जान ली। मान लिया कि कभी खुशियां बनकर लम्हों को गुदगुदाती है, कभी गमों की बाह पकड़ लचकाती है। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है। सूनी सहमी रातों में चाहा के दिन आबाद रहे, कोई अपना कोई पराया, दो कदम तो साथ चले। कभी भीड़ में गुम हो जाता, कभी तन्हाई का जश्न मनाता, मन ही ये मन को समझाता। कभी पल भर में मंजिलों तक पहुंचाती है, कभी एक ही मोड़ 100 दफा दोहराती है। ये जिंदगी है और जिंदगी कितना कुछ सिखाती है। ये जिंदगी है और जिंदगी कितना कुछ सिखाती है। तो ये एक नज्म है इस किताब से जिसका नाम है इतना तो मैं समझ गया हूँ। इस नज्म को लिखते हुए मैंने, जो मेरी परियोजना है प्रोजेक्ट फ्यूल, जिसके तहत मैं विश्व भर के लोगों की जीवन की कहानियां, उनकी सीखों को अर्जित करता हूँ और पढ़ाता हूँ देश और दुनिया में, तो उसके लिए उस संदर्भ में ये कविता मैंने लिखी थी। कविता का एक दूसरा बहुत अहम अंश होता है उसके श्रोता, कि आज का पाठक क्या पढ़ रहा है। क्योंकि आज का पाठक सिर्फ किताबों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिने दर्शक भी है, वो सोशल मीडिया कंज्यूमर भी है, और उसका अटेंशन स्पैन भी 3 सेकंड का। जैसे फेसबुक की टीम के साथ जब मैं काम करता हूं तो एक डेटा एनालिसिस आता है कि हमारा 3 सेकंड अटेंशन स्पैन है, हम स्क्रोलिंग मोड में बिलीव करते हैं। तो उस 3 सेकंड में किस बात को कितने अच्छे तरीके से और कितने सच के साथ आप परोस सकते हैं, ये भी एक नया हुनर जो है आज के युवा कवियों को अपनाना पड़ रहा है या पॉलिश करना पड़ रहा है। सवाल आप सब पूछ सकते हैं, मैं आपको अपनी जहन से उभरी हुई बातें बताता रहूंगा, पर अगर आपका कोई खास सवाल हो कविता या युवा कवि या मेरी किताब से जुड़ा हुआ, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
पंकज जी का सवाल एक आया है कि इस बारे में है, यदि किसी के पास लिखने की कला तो हो पर काव्य पाठ कर पाना शुरू में मुश्किल लगता हो, तो कैसे आगे बढ़ना उचित होगा आपकी नजर में? पंकज जी, सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति काव्य पाठ करने में दिलचस्पी रखता है, उसे ये जानना जरूरी होगा कि बहुत सारे लोग स्पेशली आज की जनरेशन में बहुत मुश्किल पाते हैं जो है सिर्फ पढ़ना। दे लाइक टू लिसन टू ऑडियो, तभी आपका स्पॉटिफाई और कितने सारे पॉडकास्ट हैं जो चलते हैं। माया एंजेलो ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर हैं, कि पोएट्री इज म्यूजिक रिटन फॉर ह्यूमन वॉइस। तो जो आई वुड से लेखक हैं, जो कवि है, अगर वो काव्य पाठ में उतने माहिर नहीं है, बिकॉज परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है एक और हुनर है इस अंश का, तो आप आई वुड से अपने अंदाज में उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। देखें कहाँ आप ठहर रहे हैं, जब लिख रहे थे क्या ये वही मोड़ है जहां आप ठहर रहे हैं, कहाँ आवाज ऊंची होती है, कहाँ नीची होती है, कहाँ लय है, लयबद्ध कविता है, छंदबद्ध कविता है, नहीं है। इन सब मायनों में जब आप खेलेंगे तो खुद ही अपनी कविता जो है वो परोस के किसी को और अच्छे से दिखा पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने कुछ लिखा है तो कोशिश करें कि जब किसी को वो कविता दें तो सिर्फ कागज पर ना थमाएं, बल्कि उनके कानों तक वो कविता पहुंचाएं और अपनी आवाज में कहें। साल दर साल, समय दर समय जब आप इस एक एक्सरसाइज को करते रहेंगे, मुझे लगता है कि अपने आप आवाज में वो खनक आने लग जाती है, जिसमें एक एक रिदम बनता है, क्योंकि आप सोचते वक्त रिदम के साथ लिख रहे हैं। कविता लिखना ही संगीत से जुड़ना है। शब्दों की खनक, उनका पैनापन, उनकी बारीकी, उनका जो एक एक रूप शास्त्र है, उसको समझने में एक कवि इतना माहिर होता है। तो उसका एक आखिरी जो पहलू है, अगर कवि चाहे कि वो पढ़ना चाहता है, तो उस आखिरी पहलू पर मुझे लगता है कि काबू पाना या उसको निर्मित करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप जब भी कोई नई रचना करें, उसे जरूर पढ़ के किसी को सुनाएं। सिर्फ ये ना कहें कि ये मैंने व्हाट्सएप कर दिया है आपको, आप पढ़ लीजिए, या ये मेरा कागज है। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें अपने फोन के रिकॉर्डर पर, और किसी दूर शहर में रहने वाले मित्र को भेजें, परिवारजनों को भेजें। तो शायद वो एक रिदम जो है, वो एक एक्सरसाइज जो है, वो आपको हेल्प करेगी। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, जब कविता लिख लेता हूँ तो उसे जरूर जोर से पढ़कर अपने आप से बोलता हूँ, क्योंकि कहीं लगता है ये शब्द ज्यादा है, कहीं लगता है ये कम है। तो एडिट, पेपर एडिट से ज्यादा वॉइस एडिट जो है उस पर मैं यकीन करता हूँ। तो ये मेरा जवाब है आपके लिए। किरण जी धन्यवाद। रागिनी जी कह रही है, मेरी पहली बार जब स्पोकन वर्ड सुनी थी तब से मैंने स्पोकन वर्ड एक्सप्लोर करना शुरू किया और उसी में लिखना शुरू किया, पर अभी भी बोलने में काफी नर्वसनेस होता है। जी देखिए, नर्वसनेस तो नहीं जाएगी, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। आज भी, हालांकि मैं पिछले 15-20 सालों से इस मंच पर बोल रहा हूँ, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीकों से, एक वाद विवाद प्रतियोगी के हैसियत से, एक कवि की हैसियत से, एक शिक्षक की हैसियत से, एक स्पीकर की हैसियत से, एक एम्बेसडर की हैसियत से, पर डर तो है। हमें जो बात ढूंढनी है वो ये है कि इस डर के परे क्या है। मैं जब भी स्टेज पर जाने वाला होता हूं तो खुद से पूछता हूं, डर तो है, ये बात लाजमी है, इट्स अ फैक्ट, पर इस डर के परे क्या है? वो अनजान है, वो कल्पना है, वो खुशी है, वो ढूंढने के लिए अगर मैं तैयार हूं तो मैं डर के इस सागर को जरूर पार कर पाऊंगा। तो अगर आप भी प्रेरित हैं जानने के लिए कि डर के पार क्या है, लोगों की तारीफ है, उनको सोचने पर मजबूर करने वाली कोई बात है, तो आप भी मुझे लगता है ट्राई करेंगी। हालांकि वक्त लगता है इन सब चीजों को, इन सारे हुनरों को, इन सारी स्किल्स को जमा करने में, तो कोशिश करते रहिए। आई वुड से यू वुड डेफिनेटली डू वेल। किरण जी कह रहे हैं, हाउ टू मैनेज द 3 सेकंड पॉलिसी। किरण जी एक्चुअली मैं तो जाहिर जाहिर तौर पर कोशिश नहीं करता कि मैं वो 3 सेकंड रूल फॉलो करूं। मैं ये जरूर कोशिश करता हूं कि जब मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी पोएट्री डाल रहा हूं तो जो उसका कैप्शन है
वो ग्रिपिंग हो, ताकि अगर लोग 2 सेकंड के लिए रुकें तो फिर जो लार्जर वीडियो या जो लार्जर कविता है उस पर उनका ध्यान आकर्षित हो। ये कोशिश मैं जरूर करता हूँ। कविता को सिर्फ डिजिटल मीडियम के लिए लिखने की मेरी कोशिश नहीं रहती, क्योंकि उससे आप कितने लोगों को खुश कर पाएंगे। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता रहता हूँ। गौरव जी पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि आज भी गंभीर साहित्य और लोकप्रिय साहित्य की लड़ाई जारी है? ये तो गौरव जी, मेरे ख्याल से जब तक साहित्य और जब तक दुनिया है, देखिए जब तक दुनिया है तब तक साहित्य है। पर जब तक दुनिया है ये जंग जारी रहेगी, और ये जंग इसलिए भी जारी रहेगी क्योंकि इसमें एक मजा है जो लोगों को बहुत बहुत लुभाता है, जो लोगों का मनोरंजन करता है, जो लोगों को इन्फॉर्म करता है। और कहीं ना कहीं इस जंग से ही कई सारी खूबसूरत रचनाएं जो है वो बाहर आती हैं, क्योंकि अगर सब अपने आप को गंभीर साहित्य मानने लगेंगे तो आपकी जो जिसे कहते हैं सिर्फ बोलचाल की भाषा में या जो एक फन किस्म की राइटिंग है वो शायद कहीं ना कहीं थम जाएगी। और सब अगर सिर्फ लोकप्रिय या पॉपुलर मीडियम राइटिंग करेंगे तो फिर आपका जो गंभीर साहित्य है, जो ठेठ हिंदी में और उर्दू और संस्कृत में लिखने वाले लोग हैं, उनकी ऑडियंस खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एक तरीके का रेलिवेंस बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो मीठी जंग है, इसे मैं सोचता हूँ ये एक मीठी तकरार है कि क्या गंभीर साहित्य और क्या लोकप्रिय साहित्य है। कुछ ही हफ्तों पहले एक बहुत जिसे कहते हैं सिंपल सी कविता मैंने इंस्टाग्राम पर पढ़ी, जो एक पोएट है रूपी कौर, काफी मशहूर पोएट हैं, 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। और उन पर ये बहुत बड़ा जो है क्रिटिसिज्म था पिछले 3 सालों में कि वो बहुत छोटा लिखती हैं, बहुत इंस्टाग्राम के ऑडियंस के लिए लिखती हैं। और इस कटाक्ष के साथ उन्होंने बहुत जो है जद्दोजहद की। हालांकि उन्हीं के कमेंट सेक्शंस में मैंने एक इंसान का जो है फीडबैक ये पढ़ा कि उस पोएम ने उस इंसान को सुसाइड करने से रोका। और इस बात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े क्रिटिक्स जिस पोएट्री को नकार रहे थे ये कह के कि ये बहुत आधुनिक है, ये बहुत लोकप्रिय साहित्य की छवि रखने वाली कविता है, उसी कविता ने एक इंसान की जान बचाई। तो क्या वो गंभीर साहित्य नहीं होगा? तो हमारी कविता को जिन लोगों को हम परोस रहे हैं उनके लिए उस कविता का क्या असर है, उस कविता का क्या भाव है, उस कविता का क्या सम्मान है उनके अंदर, मुझे लगता है ये ज्यादा डिफाइन करेगा कि साहित्य कितना गंभीर है, बजाय ये कि आपने कितने गंभीर तरीके से उस साहित्य को लिखा है। क्योंकि कवि और लेखक के परे भी जो पाठक की, जो कंज्यूमर्स की, जो रीडर्स की एक दुनिया है, वही हमारी कविताएं जो हैं, जो लेखन है, शब्द जो है, उनमें सांस फूकी जाती है। तो वो सांस फूकने का अधिकार हम खुद अपने पाठक से नहीं ले सकते, और ना ही ये हक कि हमारी कविता जो है वो बहुत सीरियस है तो आपको सीरियसली लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कुछ लोग हंसी में भी उड़ाएं, कुछ लोग मजाक भी करें, पर अगर वो कविता किसी को सर्व कर पाती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी हर कवि के लिए, चाहे वो रूपी कौर हो, चाहे वो मैं हूं, या और बड़े दिग्गज हों। फैज साहब की आप देखिए, हम देखेंगे आज भी आज के युवाओं के बीच उनकी जुबान पर उनके भावना को व्यक्त करते हुए वो शोर मचाते हुए वो नज्म निकलती है कि हम देखेंगे वो जो लौहे अजल में लिखा है, वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे जब अहले खुदा के अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम देखेंगे। तो ये सारी जो भाव हैं वो अगर वक्त के साथ साथ जीवंत रहें, एक उदारता अपने अंदर समेटे हुए, एक आत्मीयता अपने अंदर समेटे हुए बढ़ते रहें, तो कहीं ना कहीं उनकी रेलेवेंस जो है मुझे लगता है रहेगी, और वो अपने आप सीरियसली लिए भी जाएंगे। आप सब से बातचीत करता रहूंगा और एक कविता आपको सुना देता हूँ। और ये श्रीलंका में मैंने लिखी थी, मेरे दोस्त हैं नीरव दोषी, उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत सा स्केच बनाया था श्रीलंका के कोलंबो शहर में लहरें उठती हुई,
और इससे प्रेरित होकर मुझे इन लहरों की बूंदों में तारे नजर आने लगे, तो उससे प्रेरित होकर मैंने ये नज्म लिखी है और इसका उन्वान है तारे और लहरें। छोटा था तो आसमान के तारे गिनता था, छोटा था तो आसमान के तारे गिनता था, बड़ा हुआ तो साहिल पर खड़ा लहरें गिनता हूँ। छोटा था तो आसमान के तारे गिनता था, बड़ा हुआ तो साहिल पर खड़ा होकर लहरें गिनता हूँ। मैं लाखों की भीड़ में तन्हा रहना खूब समझता हूँ। मैं जानता हूँ टूटकर बिखरने का एहसास किसी के पास आकर दूर जाने के बाद। मैंने रोशन सितारों को बुझा बुझा और बुझता हुआ देखा है, मिट्टी के घरौंदे मिटाती मचलती लहर से सीखा है कि लोग होते हैं हजार सवाल जिनके अंदर तकते हैं बेबसी में, कभी आसमान कभी लहरों भरा समंदर। मैंने मैंने ये सीखा है, मचलती लहर से सीखा है कि लोग होते हैं हजार सवाल जिनके अंदर तकते हैं बेबसी में, कभी आसमान कभी लहरों भरा समंदर। तो ये एक और नज्म है, श्रीलंका में ही लिखी हुई। मैं बहुत ज्यादा प्रेरणा जो है, इंस्पिरेशन जो है वो लेता हूँ अपने आसपास अपने दोस्तों के कामों से भी। तो एक और स्केच उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बनाया था। ये एक पेड़ था, एक हॉस्टल में हम रह रहे थे जिसका नाम था क्लॉक इन, कोलंबो शहर में श्रीलंका में। और ये उसके बाहर उसके आंगन में बस ये एक पेड़ था, और इस पेड़ का स्केच जब नीरज ने बनाया, उससे प्रेरित होकर मैंने ये नज्म लिखी, आप सबको सुना रहा हूं। और नज्म का नाम है तकलीफ। कोलंबो के क्लॉक इन के बाहर एक पेड़ है, कोलंबो के क्लॉक इन के बाहर एक पेड़ है, बीमार रहता है, जल्दी सोता है, देर से उठता है, सारा दिन ऊँघता रहता है। चेहरे पर जाहिर है उसके, बाहर से खुश है अंदर से नहीं। चेहरे पर जाहिर है उसके, बाहर से खुश है अंदर से नहीं। सोचता रहता है कि जिंदगी यहां से दूर कहीं और होती शायद, तो क्या होता। फिर खुशी के अपनी दो फूल खिलाता, चार फल ढोता। आज से नाखुश कल में डूबा हुआ, बढ़ता हुआ अंदर से सिकुड़ता हुआ। कोलंबो के क्लॉक इन के बाहर वाला वो पेड़ बीमार है मेरी ही तरह। कोलंबो के क्लॉक इन के बाहर वाला वो पेड़ बीमार है मेरी ही तरह। सो ये उस जहन, उस थॉट से लिखी हुई एक कविता है। कुछ और सवाल आप सबके हैं कि आपकी साहित्य यात्रा कब शुरू हुई, आपने अपने अंदर की कला को कैसे पहचाना और आपने इसे आगे कैसे बढ़ाया। मेरा साहित्य सफर मैं जैसे कह रहा था शुरुआत में स्कूल के दौर में हुआ। मेरी हिंदी टीचर जो हैं श्रीमती श्रद्धा बख्शी मैम, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो कवि की चार पंक्तियां लिखने का दौड़ था, उसमें मैं सिर्फ जो है हमारे मशहूर कवियों की पंक्तियां न लूं, बल्कि खुद भी अपना लिखूं। और अपनी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मैं अक्सर वो 4 लाइनें लिखता था, फिर 8 लाइनें, फिर 12 लाइनें। और कई बार एक्चुअली ये हुआ कि लोग फर्क नहीं पहचान पाते थे कि ये किसी दूसरे कवि ने लिखा है या इस छोटे से बच्चे ने लिखा है। मुझे वहां से प्रेरणा मिली जो है लिखते रहने की। और फिर उसके बाद दोस्तों को सुनाया, परिवार वालों को सुनाया। शुरुआत की कविताएं जो नज़में थी वो बहुत ही, मेरी सिस्टर जो है बड़ी बहन, वो अब सोच के हंसी आती, उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था। मैं मुंबई में कॉलेज में था तो जब भी घर आने वाला होता था दिवाली या होली की छुट्टियों के लिए, तो वो कहती थी पैकिंग हो गई तुम्हारी, मैं कहता था जी। तो वो कहती थी बस एक चीज करना कि तुम अपनी डायरी मत लेकर आना इस छुट्टियों में घर। और मैं कहता था क्यों। कहती तुम्हारी जो कविताएं हैं वो बड़ी वाहियात हैं, हम नहीं सुनना चाहते और हम नहीं चाहते कि हमारी छुट्टियां बर्बाद हो। तो उससे लेकर आज तक का सफर काफी लंबा और रोमांचक रहा है मेरे लिए। और आज जब वो एक तरीके से मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक और सबसे बड़ी एडमायरर है मेरी पोइट्री के लिए, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा लीप, ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मोमेंट है कि मेरी सिस्टर जो मुझे कहती थी कि डायरी मत लाइएगा अपने साथ, वो आज मेरी कविताएं सुनती हैं बड़ी चाव से जब भी मैं कुछ नया लिखता हूँ। तो इस तरीके से काव्य सफर शुरू हुआ। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है पंकज जी, जब तक आप
दूसरों को ये नहीं दिखाएंगे, शेयर नहीं करेंगे अपना वर्क, बहुत मुश्किल हो जाता है मापना कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं या कितना नहीं। तो कई बार आप जितना लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हों, तो आपको एक अंदाजा लगता रहेगा कि आपको सिर्फ एक कवि होकर कविता कहना जरूरी नहीं है। आप बहुत अलग अलग नौकरियों में भी, जो है पेशों में भी, कविता रूपी किरदार निभा सकते हैं, एक कवि का किरदार निभा सकते हैं। एक और सवाल गौरव जी पूछ रहे हैं कि पुराने क्लासिक्स को पढ़कर ये तो समझ आता है कि क्या खूब कहे गए हैं कहने वाले, लेकिन क्या आपको ये दबाव महसूस नहीं हुआ कि पुराने लोगों के द्वारा सेट किए हुए बार कैसे पार कर सकेंगे? जी, हमेशा दो चॉइसेस होती हैं हर एक युवा कवि के सामने, कि या तो जो उससे पहले आया और लिख के गया वो उसे इतना डरा दे कि ये युवा कभी कभी कलम ही ना उठा पाए, या फिर वो उसे इतना प्रेरित कर दे कि उसे ये लगे कि मैं अगर इसका आधा भी लिख पाऊंगा, जो कैफी ने लिखा, जो फैज ने लिखा, जो साहिल लुधियानवी जी ने लिखा, जो आनंद बख्शी जी ने लिखा, तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो उन दिग्गजों से डर कर लिखना मेरे ख्याल से उसी उन्हीं दिग्गजों की एक तरीके से नजरों में गिरना होगा, क्योंकि आप उनको सिर्फ एक तरीके से सम्मानित कर सकते हैं, और लिख के। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी शायर ये चाहेगा कि आपने लिखा और इतना खूबसूरत लिखा कि उसके बाद फिर लिखने वाले नहीं रहे। तो ये तो बड़ी त्रासदी और ये तो बड़ी नाइंसाफी है दुनिया के साथ। आपने लिखा और ऐसा लिखा कि सुन के 10 या 10,000 लोगों को प्रेरणा मिली कि उनके अंदर भी शायद एक शायर छुपा है, तो मुझे लगता है कि आपने एक काबिले तारीफ काम किया है, एक कवि और एक लेखक और एक थिंकर होने के साथ साथ। सो दैट्स रियली व्हाट आई थिंक। हालांकि किसी का मशहूर शेर है कि आई थिंक कृष्ण चंद्र जी का ये शेर है कि जो लोग शब्दों से प्यार करते हैं बहुत दुख उठाते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे वो दुख जो है मंटो ने उठाया हो, या वो दुख आज मैं, आप, गुरमेहर कौर और जो बेहतरीन राइटर्स हैं हमारे जमाने के, जाकिर खान और ये सब जो हैं, मनोज मुंतशिर जी, प्रताप सूर्यवंशी जी, हम सब उठा रहे हैं। तो हमारा दुख, हमारी पीड़ा शब्दों के प्रति, शब्दों से जूझते हुए वो किसी भी मायनों में कम नहीं है उन दिग्गजों से। हालांकि उन्होंने जिस परिस्थिति में इनका इस्तेमाल किया वो ज्यादा मुश्किलें मुझे लगता है बड़ी थी। निहायती तौर पर भारत आजाद करना था, बहुत सारी प्रथाओं से लड़ना था, उन सब के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना और बदलाव लाना एक एक तरीके से अपने आप में क्रांतिकारी तो रहा। हम उतने क्रांतिकारी नहीं हो पा रहे हैं, हमें लिखना है आम जिंदगी पर, आज आज की जो समस्याएं हैं उन पर। तो मुझे लगता है उतना बड़ा बेंचमार्क नहीं है, बट वो मेरे ख्याल से वो आपको रोके इतना भी उसमें ताकत नहीं है कुछ बात नहीं कहने के लिए। तो आप सब सवाल पूछते रहिए। आप सबको एक और नज्म मैं सुनाना चाहूंगा कि हवा की डिबिया में कई सांसें भर दी हैं, हवा की डिबिया में कई सांसें भर दी हैं, वक्त बे वक्त जब भी जोरों से दिल धड़कने लगेगा, एक एक करके इन्हें ले लिया करेंगे। ऐसी ही कई डिबियां तैयार कर दी हैं, मुस्कुराहटों की, ख्वाहिशों की, मोहब्बत की, नसीहतों की। बस रह गया है तो लिखना पता उन पर कि किसको कहाँ भेजना है, और उस पते को ढूंढते हुए मानो एक जमाना बीत गया है। बस रह गया है तो लिखना पता उन पर कि किस डिबिया को कहाँ भेजना है, और उस पते को ढूंढते हुए मानो एक जमाना बीत गया है। और अब जब मुट्ठी भर सांसें बची हैं मेरे पास, पता अपना ही लिखना था हर डिब्बी पर, इस बात का हुआ है एहसास। पता अपना ही लिखना था हर डिब्बी पर, इस बात का हुआ है एहसास। सेल्फ लव, स्वयं से प्यार जिसे हम कहते हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत जरूरी है कविता दृष्टि से, हर कवि के लिए। क्योंकि जब तक आप वो प्रेम
अपने लेखन में, अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो उसको उतारना बहुत मुश्किल है अपने पाठकों और अपने श्रोताओं के जीवन में। बहुत सारे राइटर्स ने ये बात कही है। वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स हैं माया एंजेलो, अफ्रीकन अमेरिकन पोइट हैं, वो ये बात कहती हैं। पोलिश एक पोइट हैं विश्लावा सिम्बोस्का, जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला, लिटरेचर के लिए मिला। वो बड़ी खूबसूरत एक बात कहती हैं कि इस सदी के अंत तक आते आते मनुष्य को अच्छा और कामयाब दोनों होना था। इस सदी के अंत तक आते आते मनुष्य को अच्छा और कामयाब, अच्छा और ताकतवर दोनों होना था, पर इस सदी के अंत तक आते आते ये मुमकिन न हो सका। और मुझे लगता है वो बात अब सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम ताकतवर और अच्छे दोनों एक साथ हो सके या हो रहे हैं। इन सब सवालों से मैं जूझता रहता हूँ अक्सर। एक और सवाल है, रागिनी जी पूछ रही है, but with changing time shouldn't the bar change too, especially with how much the world has changed and our current problems? Absolutely रागिनी जी, बार तो हम ही सेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में हर बच्चे को हरिवंश राय बच्चन जी की हर कविता मुंह जुबानी याद है, या सुमित्रा नंदन पंत, या मैथिली शरण गुप्ता, या रामधारी सिंह दिनकर। इन सब की कविताएं कंठस्थ होंगी। उनको याद है आपके कुमार विश्वास जी का लेखन, उनको याद है इरशाद कामिल जी का लेखन, उनको याद है आज के जो नए और युवा कवि हैं उनका लेखन। तो इन लोगों की जो लिखाई है वो अपने आप में एक बेंचमार्क है। मेरा कहने का नजरिया ये है कि आप जितना पढ़ेंगे और जितना पीछे जाएंगे उतने नए बेंचमार्क्स आपको मिलते रहेंगे, और आप ये निर्धारित करते हैं कि कौन से बेंचमार्क से आपका तालमेल सबसे ज्यादा सटीक बैठता है और आप उसके हिसाब से लिखेंगे। और या फिर अगर आप मेरे हिसाब से बहुत अगर काबिल शख्स हैं, बहुत विश्वास रखते हैं खुद पर, खुद की राइटिंग पर, तो बाय ऑल मीन्स आई थिंक यू शुड challenge the status quo and create a new benchmark, which is always good. उससे एक नयापन भी आता है, उससे भाषा को भी एक नया अवतार मिलता है, सुनने वालों को भी 2 सेकंड के लिए लगेगा कि ये कुछ अलग है, पर अलग बुरा हो ये जरूरी नहीं है। तो आई एम कंप्लीटली विद यू ऑन इट। एक और आपको कविता सुना देता हूं जब तक आप लोग और सवाल पूछते हैं। ये एक नज्म है मेरी जिसका नाम है खत। मैंने तुमको जो खत लिखा था शायद तुमको मिला नहीं, मैंने तुमको जो खत लिखा था शायद तुमको मिला नहीं, खैर मेरी इस हार का मुझको फिर से कोई गिला नहीं। लिखा था तुमको मैंने फिर से माफी मांग रहा हूं, खोकर तुमको खोया खुद को धीरे धीरे जान रहा हूं। बारिशों में बहती है तेरे बालों की खुशबू, खत में लिखकर भेजा था सपने में कल फिर आया था तू। माना थोड़ी गलतियां गुजरी अपनी राहों से, मिले नहीं कदम मेरे कभी तुम्हारे पांवों से। फिर भी तन्हा दिल देखो आस लगाए बैठा है, दिल मिल जाएंगे एक दिन अक्सर मुझसे कहता है। कितनी हैरत की बात है देखो, अजनबी जब हम दो साए थे, खुशी खुशी बिना झिझक एक दूजे ने अपनाए थे। जान गए जब रिश्ते रस्में, भूल गए सब वादे कसमें, जीते कभी जो इश्क की बाजी जग से, कहते हैं ये जंग नहीं अब बस में। खैर मैं एक और खत लगभग पूरा लिख चुका हूं, उम्मीदों के डाकखाने में खामोश खड़ा वहीं रुका हूं, जहां से शायद खबर मेरी सज धज कर तुम तक पहुंचेगी, और मायूस मुसाफिर सी मंजिल से मिले बिना घर लौटेगी। एक कागज के टुकड़े पर पिघलाकर दिल अपना, मरता है कोई कितना, अगर समझना हो तो इस बारी तुम भी मुझको खत लिखना। एक कागज के टुकड़े पर पिघलाकर दिल अपना, मरता है कोई कितना, अगर समझना हो तो इस बारी तुम भी मुझको खत लिखना, तुम भी मुझको खत लिखना। एक नज्म है, मुझे काफी पसंद है इस किताब से। और आप सब जो सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 और मिनट
मैं चाहूँगा आपसे बात करूँ, आपके लिए कुछ पढ़ूँ, तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर बताएँ। और एक कवि के लिए ये ज़रूरी है कि समझना कि वो जो किरदार की मैं बात कह रहा था कि किरदार जो है उसके लिए कितना ज़रूरी है, उस किरदार को निभाते हुए वो क्या बात कह रहा है। मेरे लिए किरदार जो है वो हमेशा जीवंत लोग ही नहीं होते। मैं जो साधारण वस्तुएं हैं घर की, टीवी हो गया, टेबल हो गया, अलमारी हो गई, दीवार हो गई, खिड़कियां हो गई, इन सब का मानवीकरण करता रहता हूँ। सोचता रहता हूँ कि ये चीजें जो है वो बोलती तो क्या कहती, इनके जहन में क्या चलता है। घर की दीवार पर जो खिड़की है वो अंदर की तरफ देखती है या बाहर की तरफ झांकती है, वो अंदर की कमरे से उब गई है या बाहर की दुनिया से परेशान है। वो जब आंखें बंद करती है, जब उसकी खिड़की के पट जो है वो बंद होते हैं, वो आंखें बंद करती है, तो क्या उसे नींद आती है? क्या कमरे के अंदर शायर जितना बेचैन है, क्या बाहर के दुनिया में लोग जितना दौड़ रहे हैं उतना ही ये खिड़की भी सोच रही है, या सिर्फ मैं सोच रहा हूँ? इन सब चीजों के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। और अ, ये एक नज्म आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सेकंड लास्ट नज्म है मेरी इस रीडिंग की। इसके बाद कुछ और सवाल लूंगा और फिर एक आखिरी नज्म आपके लिए पढ़ दूंगा। कविता का उन्वान है दोनों खिड़कियां। और ये ध्यान से देखिएगा आप, किस तरीके से दो खिड़कियां जो एक जैसी दिखती हैं, कुछ इस तरीके से उनको जीवंत करने की, उनका मानवीयकरण करने की मैंने कोशिश की है। वो दोनों खिड़कियां जुड़वा बहनें हैं, वो दोनों खिड़कियां जुड़वा बहनें हैं, और दोनों को इसी बात से तकलीफ है, बचपन से आज तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ दोनों का, मसले किस तरह बढ़ते गए हैं पूछिए मत। हर छोटी बात पे लड़ती हैं, घर की मालकिन अगर पहना दे किसी एक को नए पर्दे, तो दूसरी सारा दिन सिसकियां भरती है, कुड़ती है, हवा से शिकायत करती है, और खड़खड़ाकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। वहीं दूसरी मामला शांत करने के बजाय रेशमी फ्रॉक सा उड़ाती है ये पर्दा, उसी हवा के सहारे मौज करती है, उसे और चिढ़ाती है। पर दोनों हमेशा से इतनी लड़ाकू नहीं थी, पर दोनों हमेशा से इतनी लड़ाकू नहीं थी। 4 बरस पहले गली के बच्चे की जब गेंद जा लगी थी किसी एक को, तो दूसरी की जान हाथ में आ गई थी। बड़ी डांट लगाई थी उसने, सबको बहुत कोसा था। फिर शरारत के नाम पर पिछली दिवाली में चुपचाप सरक कर पैरों के नीचे से धाड़ से गिराया था पुताई वाले को। कुंडियां बजा के दोनों खूब हंसी थी। अब यही याद करेंगी एक दूसरे के बारे में जैसे ही सावन गुजरेगा। अब यही याद करेंगी एक दूसरे के बारे में जैसे ही सावन गुजरेगा। सुना है घर वाले एक को तोड़कर दरवाजा बना रहे हैं, उसे विदा कर रहे हैं। लॉन में आना जाना आसान हो जाएगा, बड़ी मालकिन कह रही थी पड़ोसी से। और शायद हो भी जाए सहूलियत, पर अकेले उस लॉन को ताकना बड़ा मुश्किल होगा उस दूसरी जुड़वा खिड़की के लिए। रिश्ते कितने ही कड़वा क्यों ना हो, उनके जाने के बाद हर चीज पहले सी नहीं रहती। रिश्ते कितने ही कड़वा क्यों ना हो, उनके जाने के बाद हर चीज पहले से नहीं रहती। तो एक तरीके से भूमिका बांधते हुए दो जुड़वा खिड़कियों की ये कविता मैंने रची, और इसके जरिए ये कहने की कोशिश की है कि हम सब के सब भले ही कितनी नाराजगी रखें, भले ही कितना द्वेष रखें, कितनी एक तरीके से गुस्सा रखें अपने अंदर, कहीं ना कहीं जिस इंसान से वो बात नहीं होती अब, उसकी कमी तो महसूस होती ही है। और उसे हम किस तरीके से पूरा करेंगे, इसके लिए कई और एक और कविता लिखूंगा। कुछ और सवाल आपके लेता हूँ। प्रवीण जी कह रहे हैं 10 घंटे की थकाऊ ड्यूटी के बाद खुद को रोज नियमित लिखने के लिए प्रेरित कैसे रखें? मुझे लगता है कि प्रवीण जी, अगर आप हम सब एक तरीके से एक ड्यूटी, एक जॉब में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्यों ना सुबह अपने लिए वक्त निकालें, नहाते वक्त अपनी कविताओं की रचना करें। जब मैं कॉलेज में था बड़ा काम था, असाइनमेंट्स थे, एक्टिंग करता था टीवी शोज में, उसकी व्यस्तता थी, पढ़ाता था। इन 8 10 12 जॉब्स के बीच में भी मैंने एक किताब लिखी,
और इसकी रचना फ्लाइट्स में, घर से ऑफिस जाते वक्त, लंच करते वक्त, नहाते वक्त, जो भी समय मुझे मिला, उस दृष्टि से मैंने देखने की कोशिश की कि क्या एक कविता जन्म ले सकती है मेरे लिए जो वक्त है उसमें। तो मुझे लगता है कि अगर आप कविता को थकान मिटाने वाले काम के रूप में देखेंगे तो उसकी रचना नहीं हो सकती, पर उसे अपने काम के साथ साथ निभाने वाली एक जिम्मेदारी के रूप में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कविता जो है वो जरूर आपके थ्रू बयान होने के लिए रेडी होगी और खुश होगी। गरिमा जी कह रही हैं, बीइंग अ यूथ आइकन, आप क्या सोचते हैं कि आज के यूथ स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? गरिमा जी, ये तो 1.25 लाख का सवाल है आज के जमाने में कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए। एक सकारात्मक सोच मुझे लगता है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं जिस दौर से हूं, मैं जिस युग से हूं, हम सबको सब बहुत आसानी से मिल जाता है। हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन में, लैपटॉप पर, टीवी में, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, आप नाम लीजिए और वो चीज हाजिर है। ऐसे दौर में किसी भी चीज की कद्र करना, किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ महसूस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों में ही इंसान को अपने आप को मजबूत करना होगा। सूरज की धूप, पानी की ठंडक, किसी के दो मीठे बोल, आपके सवरे हुए बाल, इन सब में अगर आप खुशी ढूंढ लें तो मुझे लगता है कि आप एक आशावादी जीवन की ओर अग्रसर होंगे। आप एक सकारात्मक सोच से खुद को निर्मित करेंगे, खुद का निर्माण करेंगे, और उससे आगे आप ये एक जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव अपने अंदर जिंदा रखेंगे कि आप एक बहुत सौभाग्य के साथ, एक बहुत लग्जरी के साथ ये जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि आज के ही दौर में देख लीजिए, जहां हम सब घर में बंद हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक लैपटॉप या और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जहां इसी देश में एक दूसरे शहर में हजारों विदेशिया, हजारों काम करने वाले जो रोजगार ढूंढने वाले जो मजदूर हैं, वो अपने घर लौटने के लिए बेचैन हैं, वो भूख से तड़प रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे शहरों, हमारे घर का निर्माण किया है। जैसे कि वो कविता थी कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। तो उस स्वर्ग जिसके अंदर आप और मैं आज विराजमान है, उन स्वर्गों का निर्माण करने वाला इंसान बस में एक सीट पाने के लिए इस कोरोना काल में घर पहुंचने के लिए जो है जद्दोजहद करता है। जब तक हम अपने जहन में ये बात न उतारें कि हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं आधुनिक वस्तुओं से सुसज्जित जिंदगी जीते हैं, तब तक हमें शायद ये एहसास नहीं होगा कि हम सच में ही बहुत बहुत सुकून के साथ ये जिंदगी जी सकते हैं। जिसका स्ट्रेस हमको है वो तो होना ही नहीं चाहिए। सो ये मुझे लगता है कि गौरव जी कह रहे हैं कि आपकी खिड़की से याद आ गई विनोद कुमार शुक्ल की किताब दीवार में खिड़की रहती है। जी बिल्कुल, ये एक किताब पढ़ रहा हूँ, उनकी 50 बेहतरीन कविताएं, जिसमें से एक है कि एक आदमी हताशा से बैठ गया, और मैंने उसकी तरफ, मैं आदमी को नहीं जानता था, हताशा को जानता था, मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो मुझे नहीं जानता था पर हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ खड़े हुए और चल दिए। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे पर साथ चलने को जानते थे। मैं शायद कुछ शब्द यहाँ वहां घुमा रहा हूँ, बट विनोद कुमार शुक्ल जी ने इतनी खूबसूरत ये कविता लिखी है। बेहतरीन रचना, अंतिम पंक्तियां तो लाजवाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य जगत को आप आज से 10 साल बाद कैसे और कहाँ इमेजिन करते हैं? हर्षित जी, मुझे लगता है मैं साहित्य को बहुत अलग इमेजिन नहीं करना चाहूंगा। हालांकि मैं अभी कुछ देर पहले बिलासपुर के लोगों से ये बात कह रहा था कि मैं कोशिश करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि साहित्य को एक बोझ की तरह, एक एक मैंडेटरी कंपल्सरी चीजों की तरह स्कूल्स में और यंग बच्चों को न पढ़ाया जाए।
उसे एक जीवन रूपी एक शिक्षा के रूप में, एक लाइफ स्किल के रूप में सिखाया जाए कि साहित्य जो है वो आपका थेरेपिस्ट भी हो सकता है, साहित्य आपका काउंसलर भी हो सकता है, साहित्य आपको सुनने वाला भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी बातों को अभिव्यक्त करने वाले एक माध्यम भी हो सकता है। तो साहित्य को जब हम इस श्रेणी से ऊपर उठाएंगे कि ये एक स्कूल का एक एग्जाम है जिसे हमें निपटाना है, और अब क्योंकि परीक्षा में ये सवाल आएगा कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इस सोच से जब हम उभरेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में साहित्य से नई पीढ़ी में एक और नया प्रेम जगा पाएंगे, जब हम खुद जानना चाहेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं, और हम उस कवि को सुनने के बाद उन पंक्तियों को खुद से जोड़कर क्या महसूस करते हैं और हम क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है वो साहित्य में एक एक नया दौर में देखना चाहूंगा। हर तरह की कविता के साथ लोगों को, बच्चों को परोसते हुए देखना चाहूंगा हमारे जो स्कूल्स हैं उन्हें। Privilege acknowledgement does contribute to being grateful and happy. जी, इट इज अ पर्सपेक्टिव। आप जितना जहन में ये बात रखेंगे कि आपके पास क्या है, उतना ही आप इस भय से दूर रहेंगे कि क्या नहीं है। क्योंकि जो आप के पास है वो शायद वो हो जो किसी एक दूसरे इंसान की पूरी जीवन भर की उम्मीद है। मैं जब एक मध्यम वर्गीय परिवार में बड़ा हो रहा था तो मैं हमेशा सोचता था कि फ्लाइट में बैठकर लोगों को कैसा लगता होगा, एक 5 सितारा होटल में के बिस्तर पर सोकर लोगों को क्या लगता था, एक आर्थिक असुरक्षा जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चा बड़ा होता है, जिसमें उससे मैं भी गुजरा। और मैं हमेशा सोचता था कि फ्लाइट में बैठ के कैसा लगता होगा, फर्स्ट क्लास में कैसा लगता होगा, होटल्स में कैसा लगता होगा। आज ये मेरे जीवन का सत्य है कि मैं महीने में 20 दिन तो फ्लाइट्स लेता हूँ, हर रात लगभग किसी होटल में दुनिया के खूबसूरत देशों में सोता हूँ। और मुझे लगता है ये उस छोटे बच्चे की एक जिज्ञासा, एक आरजू थी किसी जमाने में, जिसे मैं उसका एक ग्रोन अप वर्जन जी रहा हूं। तो अगर मैं वो याद रखूं कि ये बच्चा कभी चाहता था इस जिंदगी को जीना, तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल महसूस करूंगा, क्योंकि आज वो जीवन मैंने अपने लिए क्रिएट किया है और उसे महसूस किया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज किसी छोटे शहर जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, किसी मध्यम वर्गीय या गरीबी रेखा से नीचे की किसी एक बस्ती में, तो मैं देखता हूँ उन बच्चों की आंखों में उड़ते हुए जहाज को देखकर वही सपने दिल झिलमिलाते हैं, टिमटिमाते हैं जो मेरी आंखों में होते थे। और कहीं ना कहीं अपनी बातों, अपनी कविता, अपने लेखन से उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने की मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी ये सपने साकार कर पाएंगे अपने लिए। तो आप सब के सवालों को सुनकर, जानकर बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक और नज्म जो है वो मैं पढ़ूं, और उम्मीद है कि हम इन पर्सन रायपुर में कभी मिलेंगे। मैं रायपुर भी कभी नहीं आया हूँ। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि भारत भर में घूमा हूं पर आज तक रायपुर आने का मौका नहीं मिला। तो उम्मीद है कि रायपुर में आप सब, जब मैं आऊं इन पर्सन कोरोना काल के बाद, तो आप मुझे जो है आमंत्रित करेंगे और अपना प्यार इसी तरह देंगे। चलिए आपको एक जाते जाते एक कविता सुना देता हूं जिसका नाम है एक पुल। ये दो पहाड़ों को जोड़ता जो एक पुल है, मुझे याद दिलाता है हर उस रिश्ते की जो मैंने जिया है। ये दो पहाड़ों को जोड़ता जो एक पुल है, मुझे याद दिलाता है हर उस रिश्ते की जो मैंने जिया है। सीने के बीचों बीच निकलता है, सीने के बीचों बीच उतरता ये पुल, किसी धड़कन सा शोर करता है हवा के गुजरने पर, और जोरों से कांपता है अनजान किसी बड़ी भारी मुश्किल के ठहरने पर। पहाड़ दोनों के दोनों इस बात को समझते हैं, पहाड़ दोनों के दोनों इस बात को शायद समझते हैं, इसलिए दोनों सिरों से उसे थाम लेते हैं। रिश्ता हमारा भी इस पुल की तरह ही था, बस पहाड़ों की जिद में टिक नहीं पाया। वक्त की गहरी खाई में वो धड़कता मुस्कुराता पुल जा समाया। वो जो दो दिलों को जोड़ सकता था, इस मर्तबा हमारे रिश्ते का वो पुल जोड़ नहीं पाया, जोड़ नहीं पाया।
सो ये कविता है आप सबको समर्पित। मैं फिर से बेहद धन्यवाद करना चाहूंगा प्रभा खेतान फाउंडेशन का, गौरव जी का, गरिमा जी का, जिन सब ने ये एक मुहिम, एक कोशिश की है कि हम इन दूरियों के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें। और इस लॉकडाउन के बाहर जब वापस पुरानी जिंदगी की तरफ मुड़े, तो वो जो किसी को गले लगाने का सुख था, वो जो किसी को जिसे कहते हैं बाहर खाना ले जाने का जो सुख था, उन सब की अहमियत जो है वो जिंदगी में और बढ़ जाए। आप मन पसंद तरीके से अपने लोगों को गले लगा पाए, हाथ मिला पाए, बाहर खाने जा पाए, घूम पाए, बेफिक्र एक उड़ान भर पाए। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उन सब की तरफ जब हम लौटेंगे, हमारे अंदर एक नई कृतज्ञता होगी, हमारे अंदर एक नया उजाला होगा उस सवेरे के लिए। और 45वें इस संस्करण में रायपुर के कलम में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं हिस्सा ले पाया। धन्यवाद आप सबका। और अच्छा पढ़ते रहें लॉकडाउन के समय में। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।